अच्छा, जरा इस बात पे गौर करते हैं। जब हम किसी सुरक्षा देने वाले कानून के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें एक ढाल का ख्याल आता है। लेकिन क्या हो अगर उसी ढाल को एक हथियार बना लिया जाए? हाँ, और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं, ये ना एक बहुत ही गहरी मानवीय दुविधा को छूता है। बिल्कुल। वैवाहिक विवादों में जब ऐसा होता है तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सही कहा। और 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट केस है ना, दारा लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना, वो इस बात की एकदम डरावनी तस्वीर पेश करता है कि कैसे कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कहानी शुरू होती है 2015 में, है मां, तमिलनाडु में हुई एक शादी से। हाँ, पति रेलवे में काम करता था, उनके 2 बच्चे भी हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अक्टूबर 2021 में पत्नी अचानक घर छोड़ देती है। बाप रे, तो फिर क्या हुआ? पुलिस के दखल के बाद पत्नी एक पत्र में मानती है कि गोविंदन नाम के किसी व्यक्ति से वो लगातार फोन पर बात करती थी और इसी वजह से घर में झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो वो अपनी गलती मानकर वापस तो आती है, लेकिन मैंने पढ़ा कि कुछ ही समय बाद वो फिर से घर छोड़ देती है। बिल्कुल। इसके बाद पति एकदम हार मान लेता है और दिसंबर 2021 में आपसी सहमति से तलाक का कानूनी नोटिस भेजता है और असली खेलना यहीं से शुरू होता है। हाँ, ठीक 2 महीने बाद फरवरी 2022 में पत्नी सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पति के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और क्रूरता की एफआईआर दर्ज करा देती है। और सिर्फ पति ही नहीं, इस एफआईआर में उसके माता-पिता और 3 नंदों को भी आरोपी बना दिया जाता है। वो नंदें जो बैंगलोर और गुंटूर जैसे अलग-अलग शहरों में अपनी जिंदगी जी रही थी। ये तो बहुत ही अजीब है। सुरक्षा के लिए बने मोहरों का इस्तेमाल सीधे हमले और बदले के लिए किया जा रहा है। यहाँ जो मोहरे इस्तेमाल हुए ना, वे दरअसल 2 कानून हैं। हाँ, आईपीसी की धारा 498A और सीआरपीसी की धारा 482। राइट, 498A महिलाओं को वैवाहिक क्रूरता से बचाती है और पति का परिवार 482 के तहत हाईकोर्ट गया, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे किसी भी झूठे क्रिमिनल केस को बिना ट्रायल के ही शुरुआत में क्वॉश यानी रद्द करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस केस को रद्द करने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? हाईकोर्ट का मानना था कि चूंकि ये एक वैवाहिक विवाद है, इसलिए गिरफ्तारी पर तो रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ट्रायल तो होना ही चाहिए। मुझे यहाँ एक उलझन है। मैं सोच रही थी कि अगर 498A खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तो क्या बिना पूरा ट्रायल किए सिर्फ धारा 482 के तहत केस को खारिज कर देना उस कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं करता? तेलंगाना हाईकोर्ट की भी बिल्कुल यही सोच थी। तो फिर बिना जांचे ही कैसे तय हो कि कौन सही है और कौन गलत? यही तो बात है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इस उलझन को सुलझाने के लिए सीधे टाइमलाइन पर फोकस किया। अच्छा, टाइमलाइन पर? हाँ, कोर्ट ने 1992 के ऐतिहासिक भजनलाल केस का सहारा लिया। उस केस में 7 ऐसी श्रेणियां बताई गई हैं जहां एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। ओके। और इसकी 7वीं श्रेणी ऐसे मुकदमों से जुड़ी है जो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण हो और सिर्फ बदला लेने के लिए दर्ज किए गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तलाक का नोटिस दिसंबर में भेजा गया था। हाँ, और इसके ठीक बाद फरवरी में एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल। तो ये न्याय की गुहार नहीं थी, बल्कि एक मैलिशियस काउंटर ब्लास्ट यानी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी। यानी टाइमलाइन ने साफ कर दिया कि ये न्याय नहीं बदला था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उन रिश्तेदारों का हुआ ना, जिनका इस पति पत्नी के रोजमर्रा के झगड़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। सही कहा, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सास ससुर और ननदों पर लगाए गए आरोप ओमनीबस थे। ओमनीबस एक मुश्त और अस्पष्ट। हाँ बिल्कुल, कोई तारीख या समय नहीं बताया गया कि उन्होंने कब प्रताड़ित किया। ऊपर से वे गुंटकल, नल्लौर, बेंगलुरु और गुंटूर में रहते थे। मैं इसे एक लीगल शॉटगन की तरह देखती हूँ। जैसे बिना कोई सटीक निशाना लगाए बस गोली चला दो, ताकि पति का जो भी रिश्तेदार जहां भी हो वो छर्रों की चपेट में आ जाए, चाहे भौगोलिक रूप से वो कितने भी दूर क्यों ना हो। एकदम सटीक उदाहरण है। और कोर्ट ने प्रीति गुप्ता और जीवी राव मामलों की नजीर दी। उन्होंने कहा कि अदालतों को पति के दूर के रिश्तेदारों को अंधाधुंध फंसाने की इस प्रवृत्ति को तुरंत पहचानने और रोकने की जरूरत है, ताकि उन्हें बिना वजह ट्रायल की चक्की में न पिसना पड़े। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या व्यावहारिक सीख मिलती है? आम जनता के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थितियों में टाइमलाइन और भौगोलिक दूरी को मजबूती से डॉक्यूमेंट करना कितना जरूरी है। और वकीलों के लिए, कानूनी पेशेवरों के लिए भजनलाल टेस्ट की 7वीं श्रेणी का इस्तेमाल करके झूठे मामलों को चुनौती देने की एक बहुत ही प्रभावी रणनीति सामने आती है।
मतलब ये जानकारी किसी को भी कानूनी हथियारों के गलत इस्तेमाल और झूठे मुकदमों के दलदल में फंसने से बचा सकती है। सुरक्षात्मक कानूनों का काम ढाल बनना है, तलवार नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे डीप डाइव के बाद ना मेरे दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है। यदि 498A जैसे कानूनों का इतनी बार दुरुपयोग हो रहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत को बार बार सख्त चेतावनी देनी पड़ रही है, तो क्या झूठी FIR दर्ज करके कई निर्दोष जिंदगियां बर्बाद करने वालों के खिलाफ भी कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।